तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान फाइनली स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच जाता है और ये काफी खुश भी था। इसके चेहरे पर एक्साइटमेंट को साफ देखा जा सकता था। अब आगे, अब क्योंकि ये स्पिरिट फायर का भी यूज कर सकता था और साथ में इसका जो स्पिरिचुअल पावर है, जिसको कि हम सोल भी कहते हैं कभी कभी, तो इसे ये डिस्पर्स कर सकता है, यानी कि पूरा स्पेस में फैला सकता है। और इसका जो रेंज था वो पहले से 10 गुना बढ़ चुका था। और जो भी टेक्निक ये यूज़ करेगा, जैसे कि मान लो डेविल स्वीपिंग स्वॉर्ड ऑर्ब, तो उस पे स्पिरिचुअल फायर का एक लेयर बना सकता है। तो इसके जो अटैक्स थे पहले से काफ़ी लीदल हो चुके थे। और इस दौरान ये डिवाइन ग्रैंडस्टोन को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि इससे मालूम था ये एक सेंट लेवल का वेपन पहले से है। तो इसके अंदर अपना एक कॉन्सियसनेस होगा, यानी खुद का दिमाग होगा। और ये डिवाइन ग्रैंडस्टोन को काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा था और कहता है थोड़ा सा और प्योर एनर्जी एल्डर मुझे और दे दो, तो मुझे ट्रेनिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। अब डिवाइन ग्रैंडस्टोन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, पर हल्का सा हाँ में सर हिला देता है। युवान काफ़ी खुश हो जाता है और युवान को और लालच आता है कि डिवाइन ग्रैंडस्टोन एल्डर, आप मुझ पे काफ़ी दयालुता दिखा रहे हो, तो थोड़ा सा और दिखा दो ना, थोड़ा सा और जेनेसिस मार्क दे दो ना, ताकि मेरा विंड स्पिरिट रून कंप्लीट हो जाए। अब इस दौरान डिवाइन ग्रैंडस्टोन काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करता है। इसके आंखें आंखों के सामने लाइट छा जाती है और जब युवान आंखें खोलता है तो ये इस एरिया से बाहर आ चुका था। ये समझ जाता है क्योंकि डिवाइन ग्रैंडस्टोन रूल को फॉलो करते थे, तो पूरा पावर इसे कैसे दे सकते हैं। इस दौरान ये फिर से इन्हें ग्रीट करता है कि फ्यूचर में हम फिर मिलेंगे। तो अगर किसी को डाउट हो, तो युवान जो टेक्निक प्रैक्टिस करता है अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए, जो इसके आईब्रोज पे चमकता है, वो डिवाइन ग्रैंडस्टोन का ही पावर है। बट यहाँ पर जो डिवाइन ग्रैंडस्टोन है वो एक्चुअल है, एक वेपन के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। अब युवान यहाँ जहाँ से बाहर निकलता है तो आसपास के जो भी लोग रहते हैं इन्हें सेंस कर सकता था, क्योंकि इसका दायरा बढ़ चुका था। और ये फील करता है, मतलब इसकी नज़र एक तरफ जाती है जहाँ पर एक फाइट चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियू जिगजुआन को दिखाया जाता है, जिसको कि 3-4 लोग मिलके मार रहे थे और ये फिलहाल खून की उल्टी कर रहा था। और सामने था जिन टैंग, जो कि इससे पूछ रहा था कि जाओयुआन कहाँ पर कल्टीवेट करने गया है, हमें बता दो, तुम हमारे टारगेट नहीं हो। पर जिगजुआन ये कुछ बता नहीं रहा था। जिनटेंग अब लिंग जैंग और वू डाओ की तरफ देखता है कि इसके हाथ और पैर तोड़ दो, मार तो नहीं सकते पर इतना तो कर ही सकते हैं। अब दोनों इसके हाथ पैर पकड़ चुके थे। जिगजुआन से फिर से जिनटेंग पूछता है अब बता दो, नहीं तो सच में हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पर जिगजुआन के कुछ नहीं बोलने पर ये दोनों बंदे अपने पावर को इकट्ठा करने लगे थे। तभी अचानक से एक स्वॉर्ड ऑरा इन दोनों की तरफ बढ़ती है। दोनों तुरंत ही जिगजुआन को छोड़ करके ऐसे काउंटर करने लगते हैं। वहीं जिगजुआन के सामने एक बंदा प्रकट होता है और ये था प्रिंस युवान। जिगजुआन पैनिक कर जाता है कि आपको अकेले नहीं आना था। युवान कहता है यार तुम रेस्ट करो, मैं इन्हें देखता हूँ। युवान इस दौरान जिन टैंक से कहता है कि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ और तुम मेरे अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो, क्या सजा तुम्हें दिया जाए। जिन टैंक हंसने लगता है। इस दौरान जिन टैंक हंस के बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी ओरिजिन कॉइन्स हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब युवान को आता है गुस्सा कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने काबिल हो कि मुझे चैलेंज कर सकते हो इन दो लौंडों के साथ। युवान हाथ आगे बढ़ाता है और इसके पाम पर वो स्वॉर्ड ऑर्ब ऑरा इकट्ठा होने लगती है। साथ में ये हेवनली सरपेंट की तो मिक्स करता ही है और हल्का सा इनविजिबल फ्लेम, यानी कि स्पिरिचुअल फ्लेम। इस दौरान जिनटैंग भी बोलता है कि उस दिन मैं थोड़ा सा कैजुअल था तो तुमने हरा दिया, आज नहीं हरा सकते। और ये भी अपना जेनेसिस की रिलीज करने लगता है। और युवान पहले स्वॉर्ड ऑरा को लिन जैंग की तरफ बढ़ाता है। लिन जैंग तुरंत ही तीनों डिवाइन ड्वेलिंग हेलोस को आगे की तरफ कर देता है, क्योंकि इन्हें मालूम था कि युवान का ये अटैक काफी फियर्स है। अब दोनों अटैक कोलाइड करते हैं और लिनजेंग हैरान था कि इसने अपना पूरा पावर लगाया था, फिर भी इसके हेलोस एक्सप्लोड कर जाते हैं। और ये स्वॉर्ड लाइट ये वेट नहीं करती है, इसके राइट पाम पर, राइट हाथ पे हिट करती है। इसका ये जो हाथ था ये कट जाता है और ये काफी पेन में था। जिनटैंग समझ जाता है कि युवान का ये जो अटैक है इसका पावर पहले से काफी बढ़ चुका है, पर ये 1-2 दिन पहले की बात है, इतना अंतर कैसे। अब ये अपना अपना अंदाजा लगा रहा था कि शायद उस दिन ये पूरा पावर यूज नहीं कर रहा था, पर युवान को फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका जो स्वॉर्ड और ऑरा था, दूसरे बंदे वू डाओ की तरफ बढ़ता है। वू डाओ को भी गुस्सा आता है और ये भी अपनी पूरी जी जान लगाता है। एक ब्लेड लाइट से इस आते हुए स्वॉर्ड ऑर्ब की तरफ अटैक कर देता है। दोनों टकराते हैं, मेटल का साउंड आता है और इसका भी हाथ काट देता है युवान। ली जिग जुआन जो कि पीछे खड़ा था, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब बचा था जिनटेंग। अब जिनटेंग यहाँ से भागने लगता है, पर युवान इसे मौका कहाँ देता। जिनटेंग भाग रहा था और ये अपने को फिलहाल डिवाइन ड्वेलिंग हेलो से प्रोटेक्ट करता है। युवान यहाँ पर मानो तलवारों की बारिश कर देता है और इसका भी डिवाइन ड्वेलिंग्स एक्सप्लोड कर जाते हैं। और ये चिल्लाने लगता है कि डेप्यूटी पवेलियन मास्टर रहम दिखाइए रहम। पर युवान को फर्क नहीं पड़ता है।
और ये जिन टैंग का भी एक हाथ काट देता है। अब युवान लियू जिग्जियान की तरफ देखता है कि आप ठीक तो हो, और उसके बाद इन तीनों की तरफ देखता है कि तुम्हें किसने भेजा था। लिन जैंग इसकी हालत काफी खराब थी, पर फिर भी ये कह रहा था ज्यादा खुश मत हो, तुम हमें मार नहीं सकते। इस दौरान वुडाओ बोलते हैं कि हमारे बॉस चैन बाइफेंग है, छू के भी तो देखो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। युवान को पहले से ही शक था कि इन सब के पीछे चैन बाइफेंग हो सकता है, और ये अब सही निकला था। युवान इस दौरान कहता है तुम्हें मार तो नहीं सकता, पर तुम्हारे हाथ पैर तो काट ही सकता हूँ। और फिलहाल ये इनके पैर भी काट देता है। मतलब काटने के लिए पड़ता है, फिर रोक देता है क्योंकि ये चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। युवान एक बोल्डर पे बैठ जाता है और कहता है ओरिजिन कॉइन्स, मतलब तुम्हारे एक पैर के लिए 30 ओरिजिन कॉइन। यानी कि एक तो मैंने हाथ काट ही दिया है, मतलब 2 पैर और एक हाथ, तो हर एक इंसान को 90-90 कॉइन्स देने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हारे हाथ पैर छोड़ सकता हूँ। तीनों चिल्लाने लगते हैं यार इतना तो ज़्यादा ही हो गया। युवान फिर से उनके तलवार को उन्हीं की तरफ घुमाता है और इन्हें 10 सांस का मौका देता है कि सोच लो। फिलहाल ये तीनों अपने स्पेशल बैग को निकालते हैं और युवान को 270 कॉइन्स मिला करके पकड़ा देते हैं। अब युवान यही सोच रहा था कि 1 महीने के कल्टीवेशन का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, फिर भी इनमें से 50 ये लियू जिग्जुआन को दे देता है। इस दौरान ये तीनों फिर से बोलते हैं कि डेप्यूटी पवेलियन मास्टर, क्या हम जा सकते हैं। युवान इनकी तरफ देखता है और हंसने लगता है कि जाना क्यों है तुम्हें, ये जो ओरिजिन कॉइन्स थे तुम्हारे हाथ और पैर छोड़ने के लिए, पर तुमने जो क्राइम किया है ये ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। अब इस दौरान युवान जिग्जुआन से कहता है कि तुम डेप्यूटी पवेलियन मास्टर ये को ढूंढो, यानी बिंगलिंग को, मैं इन्हें लेकर के टावर के बाहर आता हूँ। जिग्जुआन फिर भी इसे समझाता है कि आप थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ये मैटर थोड़ा ऊपर ले जा रहे हो, यानी चैन बाइफेंग ऐसा शांति से तो नहीं बैठेगा। अब युवान इन तीनों को रस्ते में बांध करके ऐसा घसीटते हुए लाता है। बाकी लोग हैरान थे कि यार ये तीनों डेप्यूटी पवेलियन मास्टर जाओ ये कर क्या रहे हैं, मानो ये पतंग हो वैसा इनको ऐसा दरेरते हुए लेके आ रहे हैं। अब युवान जब विंड टावर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले इकट्ठा हो चुके थे, और इस मैटर के बारे में बाकी जो 3 पवेलियंस थे यानी फॉरेस्ट वगैरह, फायर वगैरह, उनको भी खबर गई थी। और युवान यहाँ पर अनाउंस करता है कि इन्होंने काफ़ी डेडली क्राइम किया है, उस चक्कर में इनके एक एक हाथ काट दिए मैंने। अब बाकी लोग भी युवान की तरफ रेस्पेक्ट से देखने लगते हैं क्योंकि इन तीनों ने अटैक किया था, पर युवान को एक खरोच तक नहीं था। और रूल ये भी है कि इनको इनके पोजीशन से हटा दिया जाता है। तीनों का जो पोजीशन था कमांडर का था, और इनको ये अब हटाने वाला था। तभी उधर से एक आवाज़ आती है कि ये ज़्यादा हो रहा है, और ये कहता है कि जाओ युवान, तुम अभी भी नए बने हो विंड पवेलियन के डेप्यूटी मास्टर, और रूल्स के बारे में तुम्हें पता नहीं है, और तुम मेरे लोगों को उनके पोजीशन से हटाओगे, मैं चैन बाई फैंग ऐसे बैठूंगा। और ये चिल्ला के कहता है कि उन्हें छोड़ दो। युवान को भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब मैटर इस चैन बाईफैंग की वजह से ही हो रहा था। और चैन फाइव बाईफैंग के ऑरा को देखकर ये भी अपने स्वर्ड ऑर्ब को रिलीज करता है। साथ में ये इसकी जो बॉडी पे अब ड्रैगन स्केल्स आते थे उन्हें भी मिक्स करता है, और स्पिरिट फायर को भी। अब इसका जेनेसिस की फाउंडेशन 11 मिलियन के आसपास था, और चैन बाईफैंग का जो टॉरेंट अटैक था उसे ये ब्लॉक कर देता है। युवान बस 2-3 कदम पीछे ही जाता है। बाईफैंग भी हैरान था क्योंकि इसने काफ़ी पावरफुल अटैक किया था। इसके हिसाब से युवान इंजर्ड होना चाहिए था, पर इसका पावर लेवल शायद फिर से बढ़ चुका था। पर चेन वाइफेंग ये भी सोचता है कि कुछ भी हो जाए वू डाओ और लिनसेंग वगैरह को बचाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो उसका रेस्पेक्ट यहाँ पर कम होता जाएगा। और चैन बाइफेंग ज्ञान देने लगता है कि इस दिन टैंग ने आपको अगले दिन चैलेंज किया था, कहीं आप उसका बदला तो नहीं निकाल रहे थे। पर युवान भी इस दौरान कहते हैं लगता है आपने सुना नहीं, पहले इन तीनों ने मुझ पर अटैक किया था, और सुपीरियर पे कोई अगर अटैक करता है तो रूल्स आपको पता ही है। बाइफेंग फिर से कहता है कि रबिश, तीनों तुम्हारे पे अटैक क्यों करेंगे, और तुम चोटिल भी नहीं होगे। युवान भी कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है इन तीनों को कोई और डायरेक्ट किया था, यानी मुझसे फाइट करने के लिए। बाइफेंग फिर चिल्लाता है कि बकवास बंद करो। इस दौरान ये आगे बढ़ता है और इसके जो 9 कलर हेलोस थे ये चमकने लगे थे। इसका इरादा यही था कि अब ये युवान से फाइट करेगा। पर तभी दूर से कोल्ड वॉइस आती है कि चैन बाइफेंग, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। और ये थी ये बिंगलिन जिसे कि लियू जिग्जुआन यहाँ लेके आ चुका था, और बगल में ये की शुई भी आ चुकी थी। और जिग्जुआन इस दौरान कहता है कि इसका सबूत मैं हूँ कि डेप्यूटी मास्टर पर इन लोगों ने अटैक किया था, मैं भी इंजर्ड हूँ, इन्होंने पहले मुझ पे अटैक किया था। अब बिंगलिंग भी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी यहाँ पर एक बंदा रेड कपड़ों में था प्रकट होता है, और ये था डेप्यूटी पवेलियन मास्टर वांग चेन, यहाँ का नहीं था, फायर पवेलियन का। और ये युवान से कहता है मेरे हिसाब से ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें छोड़ देना चाहिए। युवान समझने लगता है क्योंकि ये बंदा जो था ये स्कारलेट फ्लेम हॉल का है, जो कि हेवनली स्पिरिट सेक्ट का एक हॉल है। तो ये सब मैटर्स जो हो रहे हैं ये हेवनली स्पिरिट सेक्ट वाले ही करवा रहे थे। पर फिर भी युवान बोलता है लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं, और बाहरी मतलब फायर पवेलियन वाला हमारे मैटर के बीच में क्यों बोलेगा, तो इनके पोजीशन से इनको तो हटाना ही पड़ेगा।
वांगचेन भी हैरान था कि युवान इसको भाव भी नहीं दे रहा है, मतलब बाहर ही है तो बाहर ही है। जबकि वांगचेन भी एक डेप्यूटी पवेलियन मास्टर था। ये बिंगलिंग को भी नहीं लगा था कि युवान इतना रिजिड होगा। और ये बिंगलिंग से कहता है कि मैं रूल्स के हिसाब से सही जा रहा हूँ ना। बिंगलिंग हाँ में सर हिलाती है। अब तीनों को इनके पोजीशन से हटा दिया जाता है, यानी एक नॉर्मल डिसाइपल के जैसे बचे थे। चेन बाइफेंग काफी गुस्से में था, इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इधर वांग चेन जाने से पहले युवान से कहता है कि आप सच में एक कैरेक्टर हो, पर मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि ऐसे लोग यहाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। आप सफ़र करोगे तो आपको बदलना तो पड़ेगा ही। अब इन दिनों काफ़ी डिस्कशंस चल रहे थे कि विंड पवेलियन का मेन कंटेंडर पवेलियन मास्टर के लिए चेन बाइफेंग ही है। अगर वो जीत गया तो जाओ युवान वगैरह को अच्छे से बाद में सबक सिखाएगा। इधर बिंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि युवान से बोलते कि तुम काफ़ी फेमस हो गए हो, इवन चारों पवेलियंस में तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। युवान भी ऐसे स्माइल कर रहा था इस दौरान की शुई बिंगलिंग से पूछती कि क्या आप पवेलियन मास्टर कंपटीशन में चेन बाइफेंग को हरा पाओगी, क्योंकि मैटर भी काफ़ी बड़ा होते जा रहा था। सभी को पता था कि शायद चेन बाइफेंग थोड़ा स्ट्रांग है। फिर भी बिंगलिंग कहती है कि तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। इस दौरान युवान हंसता है कि अगर सिस्टर बिंगलिंग भी फेल हो गई तो मैं हूं ना, मैं उसे बनने नहीं दूंगा। पर बिंगलिंग का यह मानना था कि अभी युवान उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इससे ही मेन फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि युवान के फाउंडेशंस अभी 11 लाख थे। और फिलहाल ये लोग डिस्कशंस कर रहे थे कि नए कमांडर्स बनाना है। और क्योंकि हम 3 कमांडर्स में से दो तो हम ही लोग हैं, पवेलियन मास्टर सॉरी, तो जिसको भी सेलेक्ट करना होगा वोटिंग के हिसाब से हमारे पास ही ज़्यादा पावर है। और ये सब आइडियाज़ की इशू ही दे रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं था। युवान भी इस आइडिया को थम्स अप देता है। ये बिंगलिंग भी इस प्लान को तो मान जाती है, पर युवान से कहती है कि तुम्हारे दुश्मन से बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। खास करके अब तुमने तो वांग चेन, जो कि फायर पवेलियन का है, उससे भी थोड़ा सा एनिमिटी कर ही ली है। और युवान को पता था कि फिलहाल इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से ये चेन बाइफेंग को नहीं हरा पाएगा। तो फिलहाल ये यही सोचता है कि पवेलियन मास्टर कंपटीशन से पहले जो विंड स्पिरिट रून है उसको आधा तो बना लिया जाए। अब इन दिनों युवान लो प्रोफाइल रखता है और पूरा टाइम कल्टीवेशन में दे रहा था। लगातार ये विंड पवेलियन में यानी विंड डिस्ट्रिक्ट जाके कल्टीवेट कर रहा था। वहीं न्यूज़ ये फैल रहा था कि 3 कमांडर्स के सिलेक्शंस होने वाले थे, क्योंकि 3 को हटाया गया था। और ये भी डिस्कशन चल रहा था कि जिस दिन चेन बाइफेंग पवेलियन मास्टर बनेगा उस दिन ये जाओ युवान और बेंगलिंग से बदला तो लेगा। चेन बाइफेंग एक दिन इन्हें काउंटर भी करने आता है, यानी जाओ युवान और ये बिंगलिंग को, पर वोटिंग की वजह से इसे जाना पड़ता है। जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वैसा ही कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि तीनों का पोजीशन बराबर ही था। इस दौरान 15 दिन निकल जाते हैं और आज के दिन कमांडर का सिलेक्शन था, जो कि अब शुरू हो चुका था। ये कंपटीशन आधा दिन तक चलता है। हालांकि चेन बाइफेंग इसकी जो नफरत थी युवान के लिए वो बढ़ते जाती है और 3 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। इनमें से एक का नाम था जियाओ, जो कि युवान को ग्रीट करता है और काफ़ी रेस्पेक्टफुल था। वहीं दूसरी तरफ बाइफेंग मन ही मन का रहता है, इनको भी बताऊंगा, बस मुझे पवेलियन मास्टर बनने दो। बाइफेंग यहाँ से निकल जाता है गुस्से में कि 1 महीने और है, देखता तुम कब तक हंसते हो। इस दौरान बिंगलिंग फील करती है कि चेन बाइफेंग पहले से थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है, तो इसे भी कल्टीवेशन में जाना ही पड़ेगा। युवान को चेन बाइफेंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसका मेन प्रॉब्लम था स्पिरिट कॉइन्स, यानी वो जो कल्टीवेशन में यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी खर्चे हो रहे थे, क्योंकि जो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर की सैलरी आती है वो अगले महीने आएगी। और इसे अब समझ में आने लगता है, इसे तरीका ढूंढना पड़ेगा ओरिजिन कॉइन्स को ऑन करने का। समय बीत रहा था। युवान और बिंगलिंग ने जो अभी 3 नए कमांडर सेलेक्ट किए थे, टोटल 8 थे, तो 5 इनके कंट्रोल में थे। तो आसपास का जो विंड एरिया था पवेलियन का, वो लोग इसे संभालने लगे थे, तो इनका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पर 4 स्पिरिट ओरिजिन टावर के एक रूम को दिखाया जाता है, रेस्टोरेंट रूम को, जहाँ पर वांग चेन बैठा था और बगल में चेन बाइफेंग। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार ये लड़का युवान ये काफ़ी परेशानी कर रहा है। और ये गुस्से में कह रहा था अगर बिंगलिंग उसे सपोर्ट नहीं करती ना, तो मैं उसे कब का लंगड़ा लंगड़ा लूला बना देता, क्योंकि पावरफुल इतना है नहीं वो, बस मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है। और पवेलियन मास्टर का कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। इस दौरान वांगचेन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और तुरंत ही ये एक टोकन निकालता है। बाइफेंग हैरान था, क्योंकि ये था मार्क कैप्चरिंग रूल, जो कि फायर पवेलियन वाले बनाते हैं। जैसे अगर कोई भी बंदा ओरिजिन टावर्स में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, तो जब भी वो अपने कॉइन को जलाता है तो उसके आसपास एक ऑरा इकट्ठा होती है, जिसे वो एब्जॉर्ब करता है। बस प्रॉब्लम ये रहता है कि वो ऑरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ज़्यादातर बिखर जाती है। तो उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, यानी बॉडी में भेजने के लिए, ये मार्क कैप्चरिंग रूल यूज़ किया जाता है। हालांकि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं है, 20% है बस। अब ये दिमाग लगाता है कि हम
उन्हीं लोगों को ये मार्क कैप्चरिंग रून देंगे जो कि तुम्हारे साइड होगा, कमांडर्स हो या जो भी डिसाइपल्स हो। और जो भी बिंगलिंग और युवान की तरफ है उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे तो हमारा अधिकार है, हम फायर पवेलियन वाले हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। चेन बाइफेंग ये भी काफ़ी खुश होता है। ये कहता है मैं करना नहीं चाहता था, पर ये युवान काफ़ी अनोइंग है, तो इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि विंड स्ट्रिंग में ट्रेनिंग कर रहा था और 40% विंड स्पिरिट रून को ये कंप्लीट कर चुका था। पर इस दौरान इसने 300 से ज़्यादा ओरिजिन कॉइन्स यूज़ कर लिए थे और अभी भी 3 दिन थे अगले महीने का पेमेंट आने में। और फिलहाल ये अब यहाँ से निकलता है और विंड पवेलियन की तरफ बढ़ता है। पर जब ये यहाँ से जा रहा था तो इसे माहौल में थोड़ा चेंज दिखता है और इसकी तरफ देखकर लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे। और इस दौरान इसे जिन टैंग वगैरह दिखाई देते हैं जो कि किसी चीज़ का प्रचार कर रहे थे। युवान यहाँ पर रुकता नहीं, ये सीधा बिंगलिंग, कीशुई, लियू जिक्सुआन यानी इसके जो लोग थे उनसे मिलता है। कीशुई भी कहती तो फाइनली तुम बाहर आ ही गए, काफ़ी बड़ा माहौल है। अब ये पूरी स्टोरी बता देती है वो मार्क कैप्चरिंग रून के बारे में कि फायर पवेलियन ने हमारे लिए उसे रोक दिया, चेन बाइफेंग वगैरह को ही वो चीज़ मिलेंगी। युवान को हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये प्रीमियल केओस डिवाइन ग्राइंडस्टोन को कल्टीवेट करता है और बाकी लोगों के लिए इफिशियंसी तो बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि इसकी भी उससे मदद होती थी, पर ज़्यादा नहीं, 10% का ही फर्क आता था। और ये मार्क कैप्चरिंग रून के बेचने के पैसे कमाते थे फायर पवेलियन वाले, और उन लोगों ने दाम भी बढ़ा दिया है, तो नॉर्मल बंदा तो खरीद नहीं पाएगा। युवान समझ जाता है ये वांगचेन का प्लान होगा। और ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि चलो मान लो पवेलियन मास्टर का कंपटीशन बिंगलिंग जीत भी गई चेन बाइफेंग से, पर फायर पवेलियन वाले ये वो कैप्चरिंग रूम तो नहीं देंगे, तो हमेशा से इनके लिए एक प्रॉब्लम हो गया। अब युवान को पता चल जाता है कि ये सब फायर पवेलियन का डेप्यूटी पवेलियन मास्टर जू लियांग बनाता है, और वहाँ का जो पवेलियन मास्टर है लू जायो, उसके बाद उसकी रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। अब युवान इस दौरान इनसे पूछता क्या किसी के पास मार्क कैप्चरिंग रून है। लियू जिग जुआन ये कुछ एक निकाल करके युवान को देता है। की सुई समझ जाती है कि तुम इसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, पर बिंगलिंग कहती है कोई मतलब नहीं है, जैसे ही तुम इसे पढ़ने की कोशिश करोगे ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा, यानी इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर भी युवान कहता है मैं इसे ऑब्जर्व करना चाहूँगा, क्योंकि इसके थ्रू युवान भी तो कमा सकता है। अगर ऐसा रून बना लिया तो बाकी पवेलियंस में बेच सकता है और अपने भी पवेलियन में तो ओरिजिन कॉइन्स ये खरीद सकता है। और युवान के पास वैसे भी कोई काम नहीं था, क्योंकि इसके ओरिजिन कॉइन्स खत्म हो गए थे और 3 दिन इसे वेट करना था। ये बिंगलिंग और कीशुई वगैरह इसकी बातों पर इसलिए विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसे रूल्स बनाने के लिए स्पिरिचुअल पावर चाहिए। युवान तुरंत ही स्पिरिट फ्लेम दिखाता है, ये समझ जाती है कि इसका पावर लेवल ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे है। और युवान हंस के कहता है यार जेनेसिस रूल्स मैं भी थोड़ा बहुत बना ही लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ट्राई करता हूँ। और इस दौरान ये कहती है कि तब तक हम यहाँ का माहौल को स्टेबलाइज करते हैं। अब युवान यहाँ पर एक कमरे में बैठा था और इसे ऑब्जर्व करने लगता है, पर जैसे इसके अंदर ये अपने स्पिरिचुअल पावर को भेजता एक सेंसिटिव रिएक्शन होता और ये जो टोकन रहता ये ब्लास्ट कर जाता था। यानी इस पर एक टेक्निक था सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, ताकि कोई इसे कॉपी ना कर पाए। अब ये दूसरा मार्क कैप्चरिंग रूल निकालता है, उस पर भी ट्राई करता है, सेम चीज़ होता है। और ये हैरान था यार इसका टेक्निक काफ़ी सही है, अच्छा जेनेसिस रूल है ये। अब युवान समझ जाता है कि इससे मैं कॉपी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद का अपना बनाऊंगा, क्योंकि जेनेसिस रून्स में इसकी भी तो मास्टरी है। याओयाओ ने इसे अच्छा खासा सिखाया था, और अगर यहाँ पर याओयाओ होती तो इससे मालूम था इसे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं थी। और सामने वाला भी बंदा जिसने ये बनाया था जूलियन, वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे ही है, अगर वो बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस दौरान ये याओयाओ को याद करता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही स्लम्बर से बाहर निकालूंगा। और ये दोबारा से काम में लग जाता है। बस एक ही प्रॉब्लम था, इसका मेथड इसे जानना था। और 3 दिन बीत जाते हैं, बार बार मार्क कैप्चरिंग रूम एक्सप्लोड कर जाता था। और वहीं ये बिंगलिंग, ये कीशुई वगैरह काफ़ी परेशान थी, क्योंकि विंड पवेलियन में अफरा तफरी मची हुई थी। इनके साइड के जो भी लोग थे अब वो जिन टैंग वगैरह की तरफ जा चुके थे, यानी कि चैन बाइफैंग वगैरह की तरफ। इस दौरान बाइफैंग जिन टैंग वगैरह से पूछता है कि वो युवान कहाँ पर है। जिन टैंग बताता है कि मैंने सुना है कि वो 3-4 दिन से बाहर ही नहीं आया, लगता है वो मुंह छुपा रहा है। इस दौरान बाइफंग भी कहता है इग्नोर ही मारो उसको, जब मैं पवेलियन मास्टर बनता हूँ तो उसे उसके डेप्यूटी पवेलियन मास्टर की पोजीशन से मैं निकाल दूंगा। जिन टैंग भी बोलता है मैं आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ, क्योंकि आप ही पवेलियन मास्टर बनने वाले हो। और फिलहाल ये लोग अपने मार्क कैप्चरिंग रूल का लगातार प्रचार कर रहे थे कि ये हमारे पास है। इधर युवान को दिखाया जाता है और लगातार इसे बनाने के चक्कर में 5वां दिन आ चुका था। इसकी आंखें फाइनली खुलती है और युवान जैसे आंखें खुलता है इसकी आंखों में मानो एक डिवाइन लाइट हो। ये युवान ब्रश को हाथ में लेता है और एक मिस्टीरियस जेनेसिस मार्क ये बनाने लगा था। और मानो इस समय युवान एक पेंटर हो जो कि फाइन लाइंस क्या ही खतरनाक बना रहा था।
आधा दिन बीत जाता है, ये इस रून को तो बना चुका था और लगातार इसे मॉडिफाई कर रहा था। एक तरह से इसने प्रोटोटाइप बना लिया था, जो कि मार्क कैप्चरिंग रून से भी ज़्यादा मिस्टीरियस देखा जा सकता था। पर अभी भी इसमें एक चीज़ मिसिंग था, जिसे कि हम कोर बोलते हैं, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे कि मार्क कैप्चरिंग रून में भी एक मिस्टीरियस मटेरियल था, और उसी को छिपाने के लिए उन लोगों ने वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक लगाया था। और युवान के पास ऐसा कुछ कोर है नहीं, और इसे उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले में अगर कोई यूज़ किया जा सके तो अभी तक वो भी नहीं मिला था। और इसके पास ज़्यादा समय भी नहीं है कि ये ज़्यादा रिसर्च कर पाए। बहुत सारे मटेरियल्स को ये ट्राई करता है पर कोई काम नहीं कर रहा था। और युवान को समझ में आता है कि यार ये मार्क कैप्चरिंग रोल ये सच में काफ़ी सही चीज़ है। इसे बनाना इतना आसान भी नहीं है, मतलब कोर की वजह से। लगता है इसे वेट करना पड़ेगा, जब ये चैन बाइफेंग को हरा देगा तभी शायद इसका ये कुछ कर पाए। और शायद ये पवेलियन मास्टर बन भी गया तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फायर पवेलियन अलग है। शायद इसे अब अपने सीनियर सिस्टर चीजिंग की मदद लेनी पड़ेगी, ये यही सोच रहा था। और गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, आंखें बंद करके था। स्पिरिचुअल पावर इसका काफी लॉस हुआ था, तो ये अपने डिवाइन ग्रैंडस्टोन को यूज करके इसे रिकवर करने लगता है। और जैसे ही डिवाइन ग्रैंडस्टोन इसके माइंड में रोटेट करता है, एक मिस्टीरियर पावर बाहर निकलती है। युवान हैरान था, ये जो इस समय इसके बॉडी से एक लाइट निकलती है, ये था विंड स्पिरिट रून का मदर बॉडी। और अगर इसे ये कोर की तरह यूज कर ले, यानी इस ऑरा को, तो काम पूरा हो जाएगा, जो कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि मार्क कैप्चरिंग रून करता क्या था, ये उसी ऑरा को तो एब्जॉर्ब करता था। अगर ये उसी ऑरा को यूज करके एक कोर बना लेगा तब तो काम ही हो गया। युवान काफी खुश था और सीधा यहाँ से निकलकर ये विंड डिस्ट्रिक्ट जाता है, यानी जहां पर प्रीमियल क्योस ग्राइंडस्टोन एक्चुअल में है। ये अपने ग्राइंडस्टोन को एक्टिवेट करता है, और जो मेन वाला ग्राइंडस्टोन था वो भी यहाँ पर एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और इस दौरान ये एल्डर डिवाइन ग्रैंडस्टोन को फिर से थैंक्स बोलता है, और उसी रास्ते वहां पर जो टनल था उसमें एंटर करता है। ये यही जा सकता था शायद वहां पर, बाकी कोई नहीं, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में। और यहाँ पर इसे वो मदर बॉडी जो थी विंड स्पिरिट रून का, वो दिखाई देता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, जैसे हर एक बंदा अपने बॉडी पर कल्टीवेट करके विंड रून बनाता है, पर विंड रून बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इसका एक मेन पार्ट तो होगा जिसे हम माँ बोल सकते हैं, मदर पार्ट, जिसकी ऑरा को लोग यूज करते हैं। तो युवान फिलहाल वहां पे था, और उसकी ऑरा को यूज करके उसको कोर के रूप में ये जेनेसिस रून बना रहा था, जिसकी मदद से लोग विंड रून के लिए अपनी ऑरा एब्जॉर्ब कर सकते थे। और युवान इस दौरान एल्डर ग्रैंडस्टोन से रिक्वेस्ट करता है, और वो भी मना नहीं करते। हालांकि युवान जब करीब जा रहा था वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा था, पर एल्डर ग्रैंडस्टोन ने उस प्रेशर को काफी कम कर दिया था, नहीं तो युवान का स्पिरिट दो भागों में बढ़ जाती। और युवान ये जो विंड स्पिरिट था उसे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करने लगता है, मदर का जो विंड बॉडी था, और इसके थ्रू ये जेनेसिस रून्स को बनाने लगता है कोर की तरह। शुरुआत में फेलियर मिलता है, क्योंकि कोर भी बनाना इतना आसान नहीं होता है। पर जैसे ही एक कोर, जो कि शायद ये सही बना चुका था और जो इसने प्रोटोटाइप बनाया था, उसमें मर्ज करता है, एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये इसका सक्सेस था। और फिलहाल अभी इसे टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में ये यहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। युवान इसे यूज करता है, ओरिजिन कॉइन को यूज करता है, ताकि ऑरा इसके आसपास इकट्ठा हो सके, और जो इसने ये जेनेसिस रून बनाया था उससे ये इन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। ये हैरान था, क्योंकि इसका जो इफिशियंसी था 50% के आसपास था, जबकि उन लोगों का जो जेनेसिस रून था, मार्क कैप्चरिंग रून, वो 20% के आसपास ही इफिशियंसी देता है। युवान सोचता है यार 50% ज़्यादा ही हो जाएगा, सबके लिए ऐसा नहीं कर सकता। तो जो ज़्यादातर ये जेनेसिस रून अब बनाता है उनमें 40% कर देता है। इसे एक दिन और टाइम देना था ताकि इसे बहुत सारे बना सके, और लगातार ये इस रात पूरा यही काम करता है। 200 से ज़्यादा ये इन्हें बना चुका था, और इसे अब ये नाम देता है मदर विंड रून। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।